तो लास्ट क्लास में मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था। ये टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर 5 टाइप ऑफ वेक्टर मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। मैंने पढ़ाया था पोलर वेक्टर, मैंने पढ़ाया था एक्सियल वेक्टर, मैंने पढ़ाया था कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, दैट इज पहला लिखिए, जो फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर हमें पढ़ना है दैट इज नेगेटिव वेक्टर। दैट इज नेगेटिव वेक्टर। अब ये नेगेटिव वेक्टर क्या है पहले समझ लेते हैं, फिर लिखेंगे। मान लीजिए ये कोई एक वेक्टर है जिसको मैं ए वेक्टर कहता हूं। इसको अगर हम लोग उल्टा कर दें विथ सेम लेंथ, मैग्नीट्यूड सेम रखा है और मैंने सिर्फ उसका डायरेक्शन बदल दिया, तो ये जो हो गया ना, अब ये क्या हो गया, नेगेटिव वेक्टर हो गया। तो अगर ये पॉजिटिव है तो पीछे क्या होगा, नेगेटिव। आपको लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था, याद करिए, कि अगर ये आई कैप है इसको क्या बोलते थे, माइनस आई कैप। ये अगर जे कैप है तो इसको क्या कहते थे, माइनस जे कैप। तो ये वही हुआ ना कि अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इसी के बराबर का अगर कोई पीछे के डायरेक्शन पे आप लेंगे तो वहां पे कौन सा साइन लग जाता था, माइनस साइन लग जाता था। तो ये नेगेटिव वेक्टर है। इस तरह ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। और इसी तरह से जेड एक्सिस में भी अगर आगे की ओर क्या है, प्लस के है, तो बोर्ड के अंदर क्या होगा, माइनस के कैप होगा। तो ये नेगेटिव वेक्टर है। दो वेक्टर एक साथ नहीं बनाए ना, अरे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तब ये एंटी पैरेलल है। हमने इसी वेक्टर को उल्टा कर दिया है और उसका मैग्नीट्यूड सेम रखा है लेकिन डायरेक्शन बदल दिया है। दिस इज द सेम वेक्टर, ये अलग वेक्टर नहीं है। हमने ये एक वेक्टर लिया था ए वेक्टर, अरे ये अलग अलग चीज है, ये दो वेक्टर है, ये टू डिफरेंट वेक्टर है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। ये एक ही वेक्टर है, उसी को हमने उल्टा करके और एक नया वेक्टर बनाया। तो हम इसे कह सकते थे बी वेक्टर, पर वो बी वेक्टर किसके बराबर है, माइनस ए वेक्टर के बराबर है। क्यों, क्योंकि ए वेक्टर अगर इधर है तो उसका उल्टा क्या होगा, माइनस ए वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बस डायरेक्शन क्या हो गया है, अपोजिट हो गया है। और पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है, कह सकते हैं कि अब ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर आपस में कैसे हैं, तो एंटी पैरेलल वेक्टर है। ये अगर दो वेक्टर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो ये दोनों आपस में क्या है, एंटी पैरेलल है। बट इसी वेक्टर को ही हमने उल्टा किया है। यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, दो अलग अलग वेक्टर ले रहे थे, एक उस तरफ था और दूसरा पीछे की ओर। तब हम कह रहे थे ये दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है। ये भी एंटी पैरेलल। अगर हमसे कोई ये सवाल पूछ दे कि ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर, यस, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर। तो ये बात सही है। तो आप लिखिए एनी टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप, any two vectors of same type which are equal in magnitude, 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 but opposite in direction, but opposite in direction is known as negative vector, is known as negative vector. अगला जो टाइप ऑफ वेक्टर है दैट इज, अगला जो टाइप ऑफ वेक्टर है दैट इज इक्वल वेक्टर। कब हम दो वेक्टर को क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। आपका क्या लॉजिक क्या काम कर रहा है, कब मैं किसी दो वेक्टर को कब हम लोग इक्वल वेक्टर कह सकते हैं, आपका ब्रेन क्या कहता है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब किसी वेक्टर को हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। तो लिखिए टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन is called same magnitude and direction irrespective of their position in space, irrespective of their position in space are known as equal vectors, are known as equal vectors. इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और इसका डायरेक्शन भी सेम है। Same magnitude, same direction, then this type of vector is known as equal vector. इसे ही हम लोग क्या कहते हैं,
इक्वल वेक्टर कहते हैं। दिस इज ओनली कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर, ओनली कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट, ये बना लिए बोथ दी वेक्टर्स। ये बनाइए, वेक्टर बनाइए, ये वाला, ये वेक्टर बनाइए। ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों बराबर हैं। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर सेम। दो वेक्टर तभी बराबर होते हैं जब दो चीजें होंगी, इन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? सेम होगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पेस। स्पेस का क्या तात्पर्य है? स्पेस कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई एक वेक्टर जो है वो ऐसे रखा हुआ है यहां पर, और कोई जो एक दूसरा वेक्टर है वो ऐसे रखा हुआ है यहां पर। इसको मैं ए वेक्टर कह रहा हूं, इसको मैं बी वेक्टर कह रहा हूं। दोनों सेम डायरेक्शन में है और दोनों का मैग्नीट्यूड, जो लेंथ ऑफ द वेक्टर है, वो दोनों का क्या है? सेम है। तो मैं बोलूंगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो क्या है? इक्वल वेक्टर है। इररिस्पेक्टिव कि इसका जो पोजीशन है वो इसके पोजीशन से कहीं काफी दूर है, ये अलग है और वो अलग है, फिर भी दे आर सेम वेक्टर, इक्वल वेक्टर, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और इसका डायरेक्शन भी दोनों का क्या है? सेम है। तो इस तरह के दो वेक्टर्स को आप क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। हेडिंग डालिए। नेक्स्ट टाइप, नल वेक्टर। दैट इज आज की क्लास का थर्ड टाइप है, दैट इज नल वेक्टर। नल वेक्टर को ही ना हम लोग जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। नल वेक्टर को ही क्या कहते हैं? जीरो वेक्टर कहते हैं। व्हाट इज नल वेक्टर? लिखिए, राइट, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन। अ वेक्टर हैविंग zero magnitude and undefined direction is called as zero vector or null vector, is called as zero vector or null vector, zero vector और null vector। अब एक सिनारियो है, थोड़ा ध्यान से देखें। इस तरफ हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया है और इस तरफ भी हमने कितना न्यूटन फोर्स लगाया है? 10 न्यूटन फोर्स लगाया है। एफ नेट, नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी कितना होगा? 0 न्यूटन होगा क्या? नेट फोर्स ऑन दी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि ये जो बॉडी है ये एक ऐसे फोर्सेस के इसके ऊपर ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, और उसकी वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है? 0 है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स कितना आया? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स कितना आया? 0। और चूंकि फोर्स है तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह का जहां कहीं भी सिनेरियो होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? नल वेक्टर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? नल वेक्टर। नल वेक्टर मतलब जीरो मैग्नीट्यूड बट नॉट डिफाइंड डायरेक्शन, उसका कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है, ऐसा जहां कहीं भी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नल वेक्टर कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज नल वेक्टर। डन। नोट डाल के एक बात जरूर लिख लीजिएगा, नोट डाल के एक बात लिखिएगा, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली, टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। आप ग्राफिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं किसी जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर को। ग्राफिकली प्रेजेंट करना संभव नहीं है। कैसे प्रेजेंट करिए? मान लीजिए आप जीरो वेक्टर प्रेजेंट है तो एक आपने डॉट डाल दिया, अब ये डॉट भी डाल दिया तो ये भी तो एक वेक्टर है ना जो बाहर की ओर आ रहा है। डॉट डाल देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि ये भी तो एक वेक्टर है जो कहां आ रहा है? बाहर की ओर आ रहा है। तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम जीरो वेक्टर को ड्रॉ करके भी दिखा सके। तो जीरो वेक्टर को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट अ जीरो वेक्टर।
आप जीरो वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। चलिए अगला लिखिए, यूनिट वेक्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक जितना भी पढ़े हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, ये नोट जो लिखवाए लिख लिए ना, नोट जो लिखवाए थे लिख लिए, नोट लिखवाए थे लिखे ना, जीरो वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यूनिट वेक्टर है, अगर मैं ना सिर्फ आई लिखता हूं, सिर्फ आई लिखता हूं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, एक वेक्टर है। लेकिन जैसे ही आई के ऊपर कैप लगा दिया, नाउ इट इज बिकमिंग यूनिट वेक्टर। अब ये किस में बदल जाता है, यूनिट वेक्टर। अब मेरे मन में एक डाउट आना चाहिए, सर आई लिखे थे और आई कैप लिख दिए, दोनों में अंतर क्या है? आई मतलब it is simply showing the direction of the vector, that is in which direction, that is in east direction, या प्लस एक्सिस, प्लस एक्स एक्सिस को आप आई वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो आई वेक्टर अगर लिखा है, यानी इसके ऊपर अगर ऐसा आई वेक्टर लिख दिया, इसका मतलब क्या है, इट इज शोइंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो कि कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, या फिर एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। वेयर एज जैसे ही आपने आई कैप लिख दिया, आई कैप लगा दिया, मतलब अब ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। मान लीजिए कि हमने कोई एक ग्राफ बनाना है, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। अब किसी चीज को तो आप एक यूनिट मानिएगा। मान लीजिए ग्राफ जब हम लोग बनाते थे तो कई बार ऐसा होता था कि हम यहां 1 2 3 लेते थे, पर कई बार ऐसा भी होता था जहां पे हम इसको 5 10 15 भी लेते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप क्या ले रहे हैं। जब आपने 5 लिया, इसका क्या मतलब है, एक यूनिट किसके बराबर है, 5 के बराबर है। लेकिन जब इसी की जगह पे आपने 1 लिया था तो उसका क्या मतलब था, एक यूनिट किसके बराबर था, 1 के बराबर है। तो जब भी आप ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां ऊपर में लिखते हैं ना स्केल, याद करिए, ग्राफ जब भी आप बनाते हैं तो वहां लिखते हैं ना स्केल, और यहां लिखते हैं एक्स एक्सिस में 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और फिर ऐसे ही वाई एक्सिस में 1 यूनिट इज इक्वल टू जो भी आपने वाई एक्सिस पर लिया होगा। ये स्केल लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। यहां पर जितने को आपने एक यूनिट माना है, जो चीज को, जो क्वांटिटी को आपने एक यूनिट माना है, वो वैरी कर सकता है। मान लीजिए हम कोई डिस्टेंस माप रहे हैं, तो डिस्टेंस में अगर टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर का है और मुझे अगर उसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे लेंगे, 10 20 30 40 लेंगे। लेकिन अगर मेरे को 5 मीटर का ही डिस्टेंस दिखाना है तो मैं एक यूनिट कितने का लूंगा, 1 मीटर का लूंगा, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर। तो ये जो मीटर डिसाइड किए हैं, आप अपना यूनिट जो है वो हर बार बदल रहे हैं। एक यूनिट पहले आपने कुछ और लिया था और बाद में कुछ और लिए। ऐसे ही जब वेक्टर क्वांटिटी की बात होती है तो हम यूनिट डिफाइन करते हैं कि भाई इतना दूरी एक्स एक्सिस का, इसको हमने एक यूनिट माना। अगर उसके सामने कोई 5 लिख दे तो आप क्या बोलेंगे, एक यूनिट अगर 10 मीटर है तो 5 यूनिट बराबर कितना बात कर रहा है, वो 50 मीटर की बात कर रहा है। ऐसे हम वेक्टर में भी एक छोटा सा यूनिट डिफाइन करते हैं, जो हम लोग खुद से डिफाइन करते हैं और जिसको हम फाइंड कर सकते हैं कि यूनिट हमने क्या माना है। और वो आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हम लोग ग्राफ बनाते वक्त मानते हैं ना, यहां पे 1 2 3 मान लिए, तो कई बार ऐसा भी मानते हैं, अरे उधर मिट रहा है, कई बार इधर भी मानते हैं, ऐसा मानते हैं, कई बार इसको 10 इसको 20 इसको 30। तो यहां पे एक यूनिट को आपने कितना माना है, 10 माना है। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपको कैसा मानना है। आप चाहते हैं तो कभी 10 मानते हैं, कभी 20 मानते हैं, कभी 30 मान लेते हैं, कभी 1 मानते हैं, कभी 5 मानते हैं। कभी टाइम का यूनिट अगर बनाना होता है, टाइम का यूनिट बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं, यहां पे लिख देते हैं 2 सेकेंड, यहां लिखते हैं 2 सेकेंड, यहां 4 सेकेंड, यहां 6 सेकेंड। तो आपने यहां पे एक यूनिट कितने का माना, 2 सेकेंड का माना। ऐसे ही जब वेक्टर क्वांटिटीज में भी एक यूनिट हम डिफाइन करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है जो कि आई से पता चल रहा है, तो ये डायरेक्शन पता चल गया। और एक यूनिट कितना है अगर उसको आपने डिफाइन कर दिया तो अब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यूनिट अपने आप से मत, एक फॉर्मूला है यूनिट का, हम अभी लिखवा रहे हैं, पहले आप डेफिनेशन लिखिए। अ वेक्टर विथ अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, अ वेक्टर विथ अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, a vector with a magnitude equal to 1 and having direction same as the original vector and having
direction same as the original vector and having direction same as the original vector is known as unit vector, is known as unit vector, और उसे ही आप लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसमें उसने एक खास बात क्या बताई कि यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज किसके बराबर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। अब वो 1 यूनिट जो है वो कितना है वो तो फिर हम डिफाइन करेंगे। एक यूनिट जो है वो कितना है, अभी एक यूनिट, अभी इससे पहले जो एग्जांपल दिया था टाइम वहां पे 2 सेकंड था, उसके पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था वहां पे 10 था, उसके पहले एक एग्जांपल दिया था यहां पे 5 था। ये तो हम डिफाइन करेंगे, पर उसका मैग्नीट्यूड कितना लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि 1 यूनिट जो भी आपने उसको माना उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब वो 1 किसके बराबर है वो फिर हम लोग फाइंड करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूले को डब्बे में लिख लीजिएगा। यूनिट वेक्टर को कैसे फाइंड करते हैं, वेक्टर को जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो जो निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। तब जो निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। डन। वेक्टर को जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, अब ये कैसे पता चलेगा, एक छोटा सा सवाल मैं यहीं पे करता हूं ताकि आप लोग को ये पता चल जाए कि हम कैसे यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन के फॉर्म में लिखिए, एक कोई वेक्टर है जिसका नाम है ए वेक्टर, जो कि किसके बराबर है, अच्छा एक नोट डाल के पहले उसके नीचे एक बात लिखिए, राइट। आई कैप, जे कैप, के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स। आई कैप, जे कैप, के कैप लास्ट क्लास में पढ़ाए थे जिसके बारे में, आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप, k cap are the unit vectors along the coordinate axis x, y and z respectively. I cap, j cap, k cap are the unit vectors along the coordinate axis x, y and z respectively. X, y and z respectively. ये आपको वेक्टर दिया है, आपसे कह रहा फाइंड द यूनिट वेक्टर। आपको क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, अब ये आपको क्वेश्चन दे दिया, इसका सॉल्यूशन। तो इसके लिए आपको एक चीज पता होनी जरूरी है कि किसी भी वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर तो आप जानते हैं क्या है, और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला लिखवाए थे, याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। कल लिखवाए थे, याद करिए, याद है कि नहीं है, लिखवाए थे ना कल। अब यहां पर ये जो ए स्क्वायर है ये किसके बराबर है, 3 के बराबर, प्लस बी स्क्वायर है ये किसके बराबर है, 4 के बराबर, प्लस ट्वाइस ऑफ 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ। अब आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना होता है, ये अगर मेरा आई कैप है, ये अगर मेरा जे कैप है, तो आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री होगा, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 1/√3, कॉस 90 0, देयरफॉर अंडर रूट ये क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और प्लस इसके बाद की क्वांटिटी सब क्या हो गई, 0 हो गई। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा, 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, √25, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, एक्चुअली आता है +-5, पर मैं क्या ले रहा हूं, +5 लेता हूं। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया, मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। तो आपका यूनिट वेक्टर क्या है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर क्या था, 3i कैप प्लस 4j कैप
होल डिवाइडेड बाई, नीचे आप क्या लेंगे 5, इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, और ये आपका क्या निकल कर आ गया, यूनिट वेक्टर निकल कर आ गया। और छोटा सा एक करेक्शन है, छोटा सा एक करेक्शन है, इसको भी आप कर लीजिएगा। जब तक यूनिट वेक्टर ना लिखा गया है तब तक आप इसको कैप नहीं लगा सकते। जब तक यूनिट वेक्टर नहीं लिखा हुआ तब तक आप इसको क्या नहीं लगा सकते, कैप नहीं लगा सकते। तो ये कैप मिटा लीजिएगा, कैप नहीं लगेगा, ठीक है। 3i कैप प्लस 3i प्लस 4j ये वेक्टर था, और जब आपने उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया तो आपका आंसर क्या आ गया, 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। और कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हम लोग आज उसका डेरिवेशन करेंगे, पर अभी फिलहाल के लिए आपको ये फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा कि रिजल्टेंट टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ दी वेक्टर्स। हेडिंग डालिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर हो गया। अगला है दैट इज फिफ्थ एंड द लास्ट वन, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, व्हाट डू मीन बाय ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल का क्या मतलब होता है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि कोई भी चीजें आपस में कैसी हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जब होती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल कहते हैं। तो अगर इस डायरेक्शन में कोई एक वेक्टर है, अगर इस डायरेक्शन में कोई एक वेक्टर है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आई कैप कहेंगे। इस डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जे कैप कहेंगे। और इस डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, के कैप कहेंगे। ऑर्थोगोनैलिटी मतलब होता है कि तीनों वेक्टर यानी आई इज परपेंडिकुलर टू जे, जे इज परपेंडिकुलर टू के एंड के इज परपेंडिकुलर टू आई, आपस में सब एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। वैसा जो वेक्टर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब ही तो, ऑर्थो मतलब ही होता है कि वो आपस में कितना डिग्री बना रहा होगा, 90 डिग्री। दो लाइन भी जब आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल बोलते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल बोलते हैं। व्हाट इट, लिखिए 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आर कॉल्ड orthogonal vectors or unit vectors, are called orthogonal vectors or unit vectors. 3 mutually perpendicular vectors are called orthogonal vector or unit vector. orthogonal vector और unit vector, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, orthogonal vector या फिर unit vector कहते हैं। और उसके बाद आपने ये बना लीजिएगा, ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब ही होता है कि आपस में सब कैसे हैं, सब एंगल कितना बना रहे हैं, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। म्यूचुअली दे ऑल आर मेकिंग एन एंगल ऑफ व्हाट, 90 डिग्री। सब आपस में कौन सा डिग्री एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। बना लीजिए। हो गया, कोई दिक्कत, चलिए यहां पे जाके टाइप्स ऑफ वेक्टर आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। हेडिंग डालिए पोजीशन वेक्टर, हेडिंग डालिए पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर क्या है, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हम लोग किसको कहते हैं, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस।
इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में किसी एक पॉइंट P को यहां से जो आपका ओरिजिन है उससे जो इसकी दूरी होगी, उससे जो इसकी क्या होगी, दूरी होगी, इससे जो वेक्टर बन रहा होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। दिस इज ओनली कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। तो आप लिखिए पहले पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन लिखिए। पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर that gives the position of an object with respect to origin. Position vector is a vector that gives the position of the object with reference to the origin of the coordinate system. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में जब आप किसी भी XYZ ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइन करते हैं, ये जो वेक्टर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर इज डिनोटेड बाय आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर दैट गिव्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें इस पॉइंट को अगर हमने O माना है, इसको अगर P माना है, तो ये जो O और P का वेक्टर है उसी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, आर वेक्टर, जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ OP जो है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है। क्योंकि आर वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर होगा। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ हाउ मच डिग्री, 45 डिग्री। तो यह एंगल कितना है, 45 डिग्री है, और यहां से 5 मीटर की दूरी पर अगर रखा हुआ है ये, तो आप कह सकते हैं ना कि 5 मीटर क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर है। और वो 5 मीटर कितनी दूर, कितने एंगल पर बना हुआ है, एट एन एंगल ऑफ 0 से लेके कितना, 45 डिग्री पर। तो ये जो एंगल इसने डिनोट कर दिया ना, इससे हमें ये क्या पता चल गया कि इसका किस डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है। बट पोजीशन वेक्टर के लिए दूसरा जो कोऑर्डिनेट था वो क्या था, ओरिजिन था। पर जब कभी भी हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं, तो पोजीशन वेक्टर है जिसको हम लोग डिस्टेंस वेक्टर भी बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर को ही क्या बोलते हैं, डिस्टेंस वेक्टर भी बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं तो वहां पे क्या होंगे, 2 कोऑर्डिनेट होंगे और उस 2 कोऑर्डिनेट से आप क्या निकालते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो पहले पोजीशन वेक्टर के बारे में आप लिख लीजिए। द पोजीशन वेक्टर टेल्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन। Position vector tells the straight line distance of the object from the origin. Straight line distance of the object from the origin. Straight line distance from the straight line distance of the object from the origin. तो ये स्ट्रेट लाइन जो आपने ज्वाइन करा है फ्रॉम ओरिजिन से लेके किसी एक पॉइंट तक, इसके बीच की जो दूरी है दैट इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर। और इसी का दूसरा भाई, द पोजीशन वेक्टर टेल्स द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन। सेकेंड पॉइंट, द पोजीशन वेक्टर टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो इसका डायरेक्शन भी पता है, जैसे एंगल उसने बोल दिया 45 डिग्री है, तो क्या है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट पे कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री पर। कितना दूर, 5 मीटर की दूरी पर। तो जो मिला वो हमें क्या मिल गया, किसी एक पॉइंट का पोजीशन मिल गया। तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आपको कितनी चीजें चाहिए, 2 चीजें चाहिए, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका ओरिजिन से कितने एंगल पर है। अगर मुझे एंगल और मैग्नीट्यूड पता है, मैं उसका पोजीशन क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। डन, कोई डाउट नहीं। हेडिंग डालिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कह रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट का मुझे पोजीशन पता करना है, तो एक तो मुझे पता होना चाहिए कि कितनी दूरी पर है, और दूसरा मुझे पता होना चाहिए कितने एंगल पर है। वेक्टर के लिए हमें हमेशा कितनी चीजें चाहिए, 2 चीजें चाहिए। कौन कौन सी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड इसने बता दिया भाई 5 मीटर की दूरी पर है, और डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, तो उसने कहा कि ओरिजिन से 45 डिग्री एंगल पर जो वेक्टर जा रहा है 5 मीटर तक, वही मेरा क्या है, उसी जगह पर मेरा पोजीशन है। कहां पर, 5 मीटर पर, कितने डिग्री एंगल में, 45 डिग्री एंगल पे। तो आपको एंगल क्या देता है, डायरेक्शन देता है, और मैग्नीट्यूड कहां से मिलता है, और डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन से मिलता है। उसका डिस्टेंस क्या था और कितने एंगल पर वेक्टर था। डन, लिखवा दें।
The position vector tells the direction of the position of object. The position vector tells the direction of position of object with respect to origin. With respect to origin. Done. इससे आपको पोजीशन वेक्टर का आइडिया लग गया. Now we must move upon the next concept, that is displacement vector. सेकेंड हेडिंग डालिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. जैसे डिस्टेंस वेक्टर है, ठीक वैसे ही दूसरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं. तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई बहुत ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है. ध्यान से देखिए. अब ये आपका ओरिजिन है, यहां से किसी एक पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है इसको मैं R1 बोल रहा हूं, कोई दिक्कत. और यहां से एक और कोई दूरी है, एक और कोई पॉइंट है जिसको मैं B बोल रहा हूं, जो कि क्या है, R2 वेक्टर है. वो कौन सा वेक्टर है, R2 वेक्टर है. दिस इज R2 वेक्टर. अब मुझे कोई कहे, बताओ बॉडी अगर पॉइंट ए से कहां ट्रैवल की है, पॉइंट बी को ट्रैवल की है, कर सकती है. भाई ये आपका एक पोजीशन वेक्टर था, ये आपका एक पोजीशन वेक्टर था. पोजीशन वेक्टर में R1 वेक्टर जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखा रहा होगा, R2 वेक्टर जो भी पोजीशन और मैग्नीट्यूड दोनों दिखा रहा होगा. अब ए से बी अगर कोई बॉडी ट्रैवल की है तो आपसे कह रहा बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है. तो क्या मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ए बी वेक्टर के नाम से बुला सकता हूं. डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज the shortest distance traveled between two points. और shortest distance traveled between two point को कैसे डिनोट करेंगे, विद अ स्ट्रेट लाइन. तो आपने स्ट्रेट लाइन इसे डाल दिया. तो ये जो पर्टिकुलर AB आया है, दिस AB इज कॉल्ड एज विच वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. इसी AB को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डेफिनेशन लिखिए. राइट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर दैट टेल्स how much and in which direction the object has changed its position, how much and in which direction the object has changed its position with respect to time. तो ये ग्राफ किसके किसके बीच में, पोजीशन वर्सेस टाइम के बीच में. तो अब जो AB वेक्टर है, जो कि आपका पोजीशन वेक्टर है, AB वेक्टर जो है वो आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर है. वो हमेशा क्या होगा, बॉडी कहां से कहां मूव की है, फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. इसको आप अपनी कॉपी में बनाइए, उसका इसका फॉर्मूला लिखवाते हैं. ये लिख लिए. तो इसको मैं क्या बोलूंगा, पहले इसका नाम डिसाइड करते हैं. इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे. दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज RAB वेक्टर और RBA वेक्टर. इनिशियल पोजीशन कौन है और फाइनल पोजीशन कौन है. तो डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त आप क्या लिखते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो इसको क्या लिखेंगे, RBA वेक्टर. और ये RBA वेक्टर क्या लिखाएगा, RBA वेक्टर मतलब फाइनल पोजीशन. व्हाट इज द फाइनल पोजीशन, RB माइनस इनिशियल पोजीशन RA. RB को हम क्या लिख सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. तो RBA वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. हमेशा हम लोग जब भी लिखते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. और जब फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, RBA लिखेंगे, क्योंकि B इज द फाइनल पोजीशन एंड A इज द इनिशियल पोजीशन. RBA इज इक्वल टू
RB minus RA, that is R2 minus, got it? क्लियर? अब आपको मान लीजिए एक न्यूमेरिकल दे दे, एक न्यूमेरिकल दे दे, इसी डायग्राम में मैं न्यूमेरिकल बना रहा हूं, ठीक है? ये सब मिटा रहा हूं ताकि न्यूमेरिकल दे सकूं। आप ये लिख चुके ना, ये सब बना लिए ना, इसी में मैं न्यूमेरिकल बना रहा हूं। देखिए मान लीजिए यहां का कोऑर्डिनेट दे दे 2,3 2,5 और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 5,3। आपसे कह रहा बताओ पोजीशन वेक्टर क्या हो, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर, आपसे ऐसा सवाल दे दिया, क्या करेंगे? दोनों का क्या निकालेंगे? दोनों का क्या निकाल लेंगे? डिस्टेंस? नहीं, सबसे पहले इन वेक्टर्स को हम लिखेंगे। कैसे लिखते हैं? तो ये अगर मान लीजिए मैंने इसको R1 माना हुआ है तो R1 वेक्टर क्या होगा? R1 वेक्टर होगा 2i कैप प्लस 5j कैप। फिर R2 वेक्टर को क्या लिखेंगे? R2 वेक्टर को लिखेंगे 5i कैप प्लस 3j कैप। ये क्या है? ये x एक्सिस है, ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, xy कोऑर्डिनेट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते नहीं कर सकते हैं? अब हम लोग जानते हैं कि बॉडी डिस्प्लेस की है फ्रॉम A टू B, तो RBA वेक्टर क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखवाए थे, RBA वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर कितना है? 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस R1 वेक्टर कितना है? 2i कैप प्लस 5j कैप। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो नया वेक्टर आएगा वही उसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। इसको सॉल्व किया तो कितना है? 5i माइनस 2 3i कैप और 3 माइनस माइनस 2 j कैप, और ये आपका क्या आ गया? RBA वेक्टर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये आपका क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्वेश्चन तो हमने वहीं लिख दिया कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट A and B आर गिवन एज शोन, coordinates of 2 point A and B are given as shown, find the displacement AV, find the displacement AV, और सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो आपको कोऑर्डिनेट अगर दिया है तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं? उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। यू कैन सॉल्व द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेक्टर। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? हाँ बोलिए। हाँ, ये यूनिट वेक्टर है, दिया हुआ है, ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। दोनों को हमने क्या कर लिया? सॉल्व कर दिया। सिम सॉल्व करना है क्या है? R2 माइनस R1, दो वेक्टर दिया था उसको हमने सॉल्व किया, आंसर आ गया। लिख लिए? ये हो गया ना? आगे बढ़े। तो अगर कहीं पर भी वेक्टर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेगा निकालने के लिए, तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। बढ़े आगे। अब हेडिंग डालिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ वेक्टर।